नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है रहस्यमयी मंगनी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कहानी आप पूरी ज़रूर पढ़िएगा और कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर से भी बताइएगा। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और कहानी आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर से घटित हुई इस घटना ने महेंद्र जी और उसकी पत्नी पूनम को फिर से गहरी चिंता के अथाह समुद्र में धकेल दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। विचारों के रेले समुद्र की लहरों की तरह आ जा रहे थे। किसी भी बात पर उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। होता भी कैसे? आखिर वो एक 30 साल के अविवाहित जवान बेटे के माता पिता थे। हर संभव कोशिश के बावजूद भी उनके बेटे पंकज का विवाह नहीं हो पा रहा था। हर एक जतन करके देख लिया था। मंदिर में डोरे बांधे, सोमवार का व्रत रखवाया, पूजा हवन सब किया। पूनम ने भी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत से सुनहरे ख्वाब बुने रखे थे और महेंद्र जी भी जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे। परंतु पोते का मुंह देखना तो दूर की बात थी, यहाँ तो पंकज के विवाह की बातें बड़े जोर शोर से चलती पर मंगनी के दिन तक पहुँचते ही खत्म हो जाती। यूं तो पंकज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पंकज 30 साल का एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। उसकी पढ़ाई लिखाई शहर के नामी गिरामी स्कूल और कॉलेज में हुई थी। महेंद्र जी भी गांव के जाने माने बड़े जमींदार थे। फैला हुआ अंबर सा कारोबार था और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महेंद्र जी के पिता अमर सिंह जी ने बहुत पैसा कमाया, परंतु महेंद्र जी को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ लिख कर कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे दूर ना हो जाए। और अनपढ़ होने की कसक महेंद्र जी को हमेशा फांस की तरह चुभती रहती थी। इसलिए पंकज के जन्म के समय ही उन्होंने पूनम से कहा था कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस अधूरेपन के साथ मैं जिया उसके साथ ही मेरे बेटे को भी जीना पड़े। पूनम भी यही चाहती थी, क्योंकि वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी महिला थी। पूनम की शिक्षा और खूबसूरती महेंद्र जी के मन को इस कदर भा गई कि वो पूनम के प्रेम में पड़ गए और घर वालों के विरोध के बावजूद भी वो पूनम से विवाह के फैसले पर अड़िग रहे और आखिरकार उनके आगे घर वालों को झुकना पड़ा। जबकि महेंद्र जी के पिता पढ़ी लिखी बहू लाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। आज के दौर में जमींदारियां तो लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि महेंद्र जी गरीबों का खून चूसने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बाप दादाओं का कमाया पैसा इतना था कि 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। कहते हैं ना, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यही हाल महेंद्र और पूनम का भी था। आज उनका बेटा उनके सामने बेड पर अचेत पड़ा था और वो दोनों बेबस थे। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पंकज को इस हालत में देखना महेंद्र जी और पूनम के लिए जिंदा मक्खी निगलने जैसा था, जिसमें वो चाहकर भी कुछ कर ही नहीं सकते थे। और ये पहली बार थोड़े ही था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए और ये हो क्या रहा है। पंकज जब पढ़ने लायक हुआ, मुश्किल से 4 साल का रहा होगा, तब उसकी शिक्षा अपने ही गांव में हुई। गांव ज़्यादा विकसित नहीं था या शहर जैसी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। स्कूल के नाम पर केवल एक प्राथमिक स्कूल था, इसलिए प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के इच्छुकों को मजबूरी में शहर का रुख करना पड़ता ही था। आज भी महेंद्र जी और पूनम के सामने वो दिन किसी चलचित्र की भांति चल पड़ा था, जिस दिन पंकज को गांव के स्कूल की शिक्षा पूरी करके शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए रवाना होना था। पंकज, मेरे राजा बेटा, देख मम्मा ने क्या बनाया है तेरे मनपसंद आलू के पराठे, और देख साथ में मलाई वाला दही भी है। आजा बाबू, मम्मा के हाथ से खा ले। पूनम पंकज के पीछे पीछे भागकर उसकी मनुहार कर रही थी, परंतु पंकज का मुंह था कि गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। पूनम जितना लाड जताती वो उतने ही नखरे दिखाता। नहीं मम्मा, मैं अब आपके हाथ से नहीं खाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपने हाथ से और अपने ही मन से खाऊंगा। पंकज ने उनको रिझाने के लिए भोला सा मुंह बनाकर कहा, ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। तू तो मेरा लाल है और हमेशा मेरे लिए बच्चा ही रहेगा।
अपने 12 वर्ष के बच्चे के मुंह से बड़े होने की बात सुनकर उसका कलेजा मुंह में आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। पंकज को अपने से दूर शहर भेजने की बात से ही उसका दिल जोरों से रो रहा था, परंतु बच्चे का भविष्य सोचकर उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। मेरा बेटा, तू कोई हमसे दूर थोड़े ही जा रहा है। अरे शहर तो यही पास में ही है। गाड़ी में बैठे और फुर से तेरे पास, जब तू चाहे तब आ जाएंगे। पंकज को बहलाते हुए पूनम उसके मुंह में आलू के पराठे का कोर डालने में कामयाब हो चुकी थी। पंकज बच्चा ही तो था। अपना मनपसंद नाश्ता मुंह को लगते ही वो उसे मजे लेकर खाने लगा और साथ ही साथ दही के भी मजे ले रहा था। पंकज माँ बेटे की इस प्यार भरी मनुहार और तकरार में अचानक से आई महेंद्र जी की भारी भरकम आवाज ने खलल पैदा कर दी। महेंद्र जी की आवाज सुनते ही पंकज खाना छोड़कर उनसे जाकर लिपट गया। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? मम्मी ने फिर परेशान किया क्या? महेंद्र जी ने पंकज को गाल से पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा। देखो ना पापा, मम्मा समझ ही नहीं रही है कि मुझे आप दोनों से दूर नहीं जाना। पंकज ने अपनी नाराजगी जताई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, और ये सिर्फ मम्मी की ही नहीं, मेरी भी इच्छा है कि तुम शहर जाकर अच्छे से स्कूल में पढ़ो। महेंद्र ने पंकज को प्यार से समझाया। पंकज और महेंद्र का रिश्ता बाप बेटे का कम, दोस्त का ज्यादा था। पंकज महेंद्र की बात एकदम से मान लेता, परंतु आज तो महेंद्र जी की बात भी उसे नागवार लग रही थी। पापा, मजबूर होकर पंकज रो दिया। ना मेरे बच्चे, रोते नहीं। बड़े होकर तू खुद समझ जाएगा कि हमने तेरे लिए कितना सही फैसला लिया है। अब की बार पूनम ने पंकज को अपनी बाहों में भर लिया। अपने इकलौते बेटे से दूर होना उसके लिए भी उतना आसान नहीं था। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, हमें 2 घंटे में निकलना है। महेंद्र जी भी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कमरे में चले गए। वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। 2 घंटे बाद स्कूल के लिए कार से वो तीनों निकल लिए। कार सीधा स्कूल की पार्किंग में रुकी। पंकज रुआसा सा हो गया था। स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद महेंद्र जी ने प्रिंसिपल से पूछा, सर क्या हम वो रूम देख सकते हैं जहां पंकज को रहना है? वाई नॉट, चलिए। ये क्या, यह 3 बेड क्यों हैं? इस कमरे में और भी बच्चे हैं क्या? पंकज और पूनम ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, ये सब तो हमारे स्कूल की विवरणिक पुस्तिका में साफ साफ लिखा है कि एक कमरे में 3 विद्यार्थी रहेंगे। आपने पढ़ा नहीं क्या? प्रिंसिपल ने शुद्ध हिंदी में पूछा। महेंद्र और पूनम छकपका गए, क्योंकि पंकज को और खुद को समझाने में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि इस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लापरवाह थे। स्कूल ही इतना अच्छा था कि ज़्यादा इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं थी। वो 3 बच्चों के एक कमरे में रहने से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि पंकज को शांति में रहना पसंद था। पर उनकी ये परेशानी ज़्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि अचानक से पंकज चिल्लाया, दीपक, जीतू, तुम दोनों यहाँ? अपने रूममेट्स को देखकर पंकज खुशी से चिल्ला रहा था। महेंद्र जी और पूनम ने उधर नजर घुमाई तो देखा कि पंकज के हम उम्र 2 लड़के कमरे में प्रवेश कर रहे थे। दोनों के हाथ में फुटबॉल था, शायद बाहर खेल कर आ रहे थे। महेंद्र जी का ध्यान आया कि वो दोनों बच्चे तो वही हैं जो गर्मी की छुट्टियों में पंकज के साथ खेलते थे। उन्हीं के गांव में अपने रिश्तेदारी में रहने आए थे शायद। तभी से पंकज की दोस्ती उनसे हो गई थी। आज उन्हें वहां देखकर जहां पंकज की खुशी का ठिकाना ना था, वहीं महेंद्र जी और पूनम इस इत्तेफाक को देखकर हैरत में थे और साथ ही खुश भी थे कि अब पंकज का दिल जरूर लग जाएगा। ये दोनों ही पंकज के साथ इस रूम में रहेंगे। प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोले जैसे कोई सस्पेंस खोल रहे हों। तीनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गोला बनाकर अपने सरों को मिलाकर कूद रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आगे चलकर इनकी ये दोस्ती और भी प्रगाढ़ होने वाली है। समय के गर्भ में क्या छिपा था, ये तो कोई नहीं जानता था। पंकज कितना घबरा रहा था स्कूल में एडमिशन से और यहाँ आकर हॉस्टल में अकेले रहने से। उसके डर ने तो हमें भी डरा रखा था, महेंद्र जी ने कहा। पर अब तो शुक्र है भगवान का कि उन दोनों बच्चों के मिलने से लग रहा है कि अब उनका मन आसानी से लग जाएगा। लौटते वक्त गाड़ी में महेंद्र जी ने पूनम से कहा,
ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने मन को समझा रही हो। पर महेंद्र तो जैसे अपने ही ख्यालों में गुम थे। उन्होंने पूनम की बात सुनकर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर देना तो दूर की बात थी, उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी तरह का कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूनम की बात को सुना ही ना हो। महेंद्र जी का ये हाल देखकर पूनम को खींच तो बहुत हुई आई, पर ड्राइवर के कारण वो अपने गुस्से को दबा गई और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए थोड़ा संयत होकर फिर महेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है जमींदार साहब, आप आज अपने बेटे के ख्यालों में ही खोए रहेंगे या फिर कुछ हमारी भी सुनेंगे। पूनम को जब महेंद्र पर बहुत गुस्सा आता था या फिर बहुत ज़्यादा प्यार आता था तो वो इस उनसे इसी अदा से जमींदार साहब कहकर बुलाती थी। बस कहने का अंदाज थोड़ा अलग हो जाता था। उस समय पूनम की आवाज़ इतनी कड़क थी कि कोई भी गहरी नींद से भी बाहर आ जाता। महेंद्र जी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। पूनम के कहने से वो इतना तो समझ गए थे कि वो उनसे खफा है और फिर उसकी बात अनसुनी कर उसने कोई प्यार वाला काम तो किया नहीं था। अरे माफ़ करना, क्या करूं, बेटे को तो समझा बुझाकर छोड़ आए, पर खुद के मन को समझाना हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम लग रहा है। महेंद्र की आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा नहीं था कि पूनम महेंद्र की भावनाओं से अनजान थी, बल्कि इस समय तो सिर्फ वो ही थी जो उसके मन को अच्छी तरह से समझ सकती थी। आखिर दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। वो तो बस महेंद्र को थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रही थी। कौन पत्नी होगी जो अपने पति के इग्नोर करने पर रूठेगी भी नहीं। अरे भाई, आप बेटे से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की भी कुछ सुन लीजिए। पूनम ने महेंद्र की चिंता को दूर करने के लिए माहौल को कुछ हल्का करने का प्रयास किया। घर 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 की आवाज़ के साथ अचानक गाड़ी कुछ अजीब सी आवाज़ करने के साथ साथ रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रुक गई? महेंद्र ने पूछा। पता नहीं साहब, सामने सड़क पर कुछ बड़ा सा बोरा पड़ा है, इसलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। देखो जरा क्या है, महेंद्र ने ड्राइवर से कहा। तो पूनम घबराते हुए बोली, यहाँ गाड़ी से मत उतरिए, सुनसान रास्ता है, क्या पता किसी की कोई चाल हो। सकरी सी सड़क एक तरफा थी जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी, एकदम सुनसान। तुम भी कमाल करती हो, देखो ना सारी सड़क घिरी हुई है, गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है, और फिर ऐसे डर कर भी कहीं काम चलता है भला। कहते कहते महेंद्र जी गाड़ी से नीचे उतर गए। पूनम उस जगह को देखकर डर रही थी। वो भगवान का नाम लेने लगी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगी। जब कहीं कोई हलचल नहीं हुई तो बोरे की तरफ बढ़े। महेंद्र ने ड्राइवर को बोरे रास्ते से हटाने को कहा। ड्राइवर ने बोरे को साइड करने का प्रयास किया, पर नाकामयाब रहा क्योंकि बोरा बहुत ही भारी था। साहब, बोरा तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं कौन बीच रास्ते में बोरा रखकर चला गया। ड्राइवर, देखो क्या है इस बोरे में, महेंद्र ने कहा। ड्राइवर बोरा खोलने लगा। ये क्या है? थोड़ा सा बोरा खुलते ही एक हाथ बाहर निकला, जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। वो चौंक कर पीछे हटे। कहीं किसी ने इसकी हत्या तो नहीं की? फिर थोड़ा अपने आप को स्थिर कर डरते डरते दोबारा बोरा खोला। अरे, ये तो कोई बच्ची है। हे भगवान, किसने इसे बोरे में बंद कर बीच रास्ते में फेंक दिया है? पूनम अपने कान पर हाथ लगाते हुए आश्चर्य से कह रही थी। ड्राइवर और महेंद्र भी हैरान थे और झाड़ियों की ओर देख रहे थे, शायद कोई हो। तभी अचानक जिस ओर उनकी पीठ थी उस ओर की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कौन है? कौन है वहाँ? ड्राइवर तेजी से झाड़ी की ओर बढ़ा। एक साया झाड़ी के रास्ते की ओर जाकर जंगल में कहीं गुम सा हो गया, जिसे वहां मौजूद तीनों लोगों में से कोई नहीं देख पाया। घनी झाड़ियों के कारण ना ही ये समझ पाए कि वो था क्या। लगता है कोई जंगली जानवर होगा, हमारी आवाज़ से भाग गया, महेंद्र बोले। अच्छा हुआ हम आ गए, नहीं तो पता नहीं इस बच्ची को का क्या होता। पूनम ने भी समर्थन किया। ड्राइवर, इस बच्ची को बोरे से बाहर तो निकालो, और हाँ, इसकी धड़कन देखो, क्या पता जिंदा हो, पूनम ने आगे कहा। ओह, ये तो हम भूल ही गए। ड्राइवर ने लड़की को बाहर निकाला और उसकी सांसें चेक की और पूरे शरीर को गौर से देखा। हाँ साहब, सब कुछ ठीक है, सांसें भी बराबर चल रही हैं।
और ये देखिए बोरे में छेद हैं जिससे उसे आसानी से सांस आ रही थी। और साहब, शरीर पर किसी भी तरीके का कोई निशान भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आया मामला क्या है। देखने में लड़की सही सलामत है, बेहोश है बस। महेंद्र के कहने पर पहले तो ड्राइवर ने लड़की को बाहर निकाल चुका था। 10-11 साल की एक सांवली सी बच्ची थी। उसके तन पर लहंगा चोली था और सर पर दुपट्टा पीछे की तरफ बांध रखा था। देखने में किसी कबीले की बच्ची सी लगती थी, लेकिन ये तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ गांव में भी ऐसी वेशभूषा का चलन था। ड्राइवर ने बच्ची के मुंह पर कई बार पानी के छींटे मारे, पर उनसे उसे कोई असर ना हुआ। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे इस नन्ही बच्चे को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते और अंधेरा भी गहराता जा रहा है। जंगली जानवरों का डर अलग। महेंद्र ने चिंता प्रकट की। ऐसा करते हैं, इसे साथ ले चलिए। रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिलेगा तो वहां दिखा भी देंगे। पूनम ने अंधेरे और सुनसान रास्ते और किसी जानवर के डर के कारण घबराते हुए राय प्रकट की। हाँ, ये सही रहेगा और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवा देंगे। महेंद्र ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करी। ड्राइवर और महेंद्र ने मिलकर बच्ची को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और ड्राइवर स्वयं उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। महेंद्र ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और पूनम भी चिंतित सी उसकी बगल में बैठ गई। रास्ते में उन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा। वैसे भी ऐसे सुनसान जंगल के रास्ते में कौन हॉस्पिटल बनाता। महेंद्र को तो इस रास्ते का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ड्राइवर 1-2 बार आया था, पर हॉस्पिटल की जानकारी उसे भी नहीं थी। समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने उस बच्ची को साथ ले जाना ही उचित समझा। उधर हॉस्पिटल में पंकज अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। पंकज, तुझे फुटबॉल खेलना आता है? दीपक पूछ रहा था। पंकज दीपक की बात का जवाब भी नहीं दे पाया था कि जीतू ने भी सवाल कर दिया, और तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? अरे भाई, एक एक करके पूछो। मुझे दोनों ही गेम अच्छे से आते हैं। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। पंकज खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझ रहे थे। ट्रेन 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 उनके कमरे के बाहर की रिंग बज उठी। चलो चलो, डिनर का टाइम हो गया है। रिंग सुनते ही दीपक और जीतू दोनों उठ खड़े हुए। डिनर के कुछ देर बाद तीनों आकर सोने के लिए लेट गए। आज पंकज की आंखों में नींद कोसों दूर थी। आज तक वो अपनी माँ से चिपककर ही सोया था और आज यहाँ अकेले सोना पड़ रहा था। आंखों में आंसू निकल रहे थे। रह रहकर उसे घर की याद सता रही थी। जीतू और दीपक मजे से घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्हें यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। शायद इसीलिए अब वो आदी हो चुके थे। मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, यही सोचते सोचते और अपने मम्मी पापा की याद में रोते रोते पंकज भी नींद के आगोश में समा गया। इधर महेंद्र जी अपने घर आ चुके थे। रास्ते में रात के कारण कोई हॉस्पिटल खुला नहीं था, तो वो लड़की को अपने साथ ही ले आए थे। लड़की को लेटाकर महेंद्र जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। रात को ही डॉक्टर को उन्होंने अपने घर पर बुला लिया था। मेरे ख्याल से ये बच्ची किसी डर की वजह से बेहोश है, और बाकी सच तो इसके होश में आने के बाद ही पता लग पाएगा, डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया। वैसे तो सब ठीक है ना डॉक्टर? कोई चिंता की बात तो नहीं? कोई रेप वगैरह तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है जमींदार साहब, परेशान मत होइए। डॉक्टर की बात सुनकर महेंद्र और पूनम की जान में जान आई। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया। ऐसा करते हैं, इसको होश में आने का इंतजार करते हैं, सुबह देखेंगे, पूनम ने कहा। अब दोनों काफ़ी थक चुके थे और बेटे के बिना घर भी सुना सुना लग रहा था, तो पूनम भी पंकज की याद में खुद के आंसुओं को ना रोक सकी। सुबह हुई। पूनम और महेंद्र नाश्ता कर रहे थे, तभी नौकर ने आकर बताया कि उस बच्ची को होश आ गया है। दोनों तेजी से उस कमरे की ओर बढ़े। बच्ची उस अनजान जगह को घूर घूर कर देख रही थी। महेंद्र और पूनम को देखकर वो बिस्तर के एक कोने पर सिकुड़ कर बैठ गई, मानो उनसे छुपने की कोशिश कर रही हो, पर वो कोशिश नाकाम थी। महेंद्र ने अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो उस बच्ची के पास पलंग पर बैठ गई और प्यार से बोली, डरो मत बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो।
कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। नौकर से उसके लिए नाश्ता लेने के लिए कहा और लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो उन्हें एकटक यूं ही देखती रही। लग रहा है ये हमारी भाषा समझ नहीं पा रही। महेंद्र ने आशंका जताई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पूनम ने फिर से पूछा। बच्ची कुछ न बोली। पता नहीं इसे हमारी बात तो समझ में भी आ रही है या नहीं। डॉक्टर को बुलाकर इसका दोबारा चेकअप करवाया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो किसी डर की वजह से अपनी याददाश्त भूल चुकी है। शायद इसी वजह से अपनी आवाज़ भी खो चुकी है। ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। महेंद्र और पूनम ने पुलिस में भी सूचित कर दिया। सुनिए, ऐसा करते हैं, जब तक इसके परिवार का पता नहीं लगता हम इसे अपने साथ रख लेते हैं। पूनम की बेटी की चाहत जाग रही थी। वो चाहती थी कि वो एक बेटी की माँ भी बने, पर पंकज के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए कि उसके बाद दोबारा माँ बनने के चांसेस ख़त्म हो गए। ठीक है, महेंद्र को भी उसकी भावनाओं का पता था, इसलिए उन्होंने मना तो नहीं किया, पर उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा लगाव पूनम को भारी ना पड़े। अभी महेंद्र और पूनम बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर की खिड़की पर सरसराहट सी हुई, मानो कोई बहुत तेजी से पीछे पलटकर भागा हो। कौन है? कौन है वहाँ? महेंद्र ने भी बिजली की गति से दौड़कर खिड़की खोली। तो दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर कौन था वहाँ और कौन थी ये लड़की। तो दोस्तों, अगला पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। कहानी आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके भी बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।